हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एग्जाम क्विस्ट। मैं आपको इस एसएससी एग्जाम क्विस्ट के चैनल पे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करने आया हूं। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। तो मेरा नाम आदर्श कुमार है। मैं करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस करूंगा। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ये 3 इयर्स का है। मैंने 1 लाख से ज्यादा बच्चों को मेंटर कर रखा है। मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्लियर कर रखे हैं। तो मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ इस एसएससी एग्जाम क्विज के चैनल पे आया हूं। अब आप हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से अगर जुड़ते हैं तो देखिए कितने सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। अनअकैडमी पे क्या है, डेली लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लासेस का मतलब क्या है कि कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है हमारे पास जो रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो आपको रिकॉर्डेड क्लास देगा। हमारे सारी की सारी क्लासेस कैसे मिलेंगी, लाइव क्लासेस होंगी जहां पे आप फेस टू फेस हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, लाइव टेस्ट होंगी एंड क्विजेज होंगे टाइम टू टाइम। अनलिमिटेड एसेस अवेलेबल है हमारे इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। अब इस अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और हमारे लर्निंग अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। और ये ऐप डाउनलोड करना आप सबके लिए मैंडेटरी होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारी क्लासेस होती हैं इस ऐप पे, तो जब आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो हमारे इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा हमारे इस ऐप के थ्रू। इसलिए आप जल्दी से जल्दी हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं इस लिंक के थ्रू। अब टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के क्या फायदे होंगे, तो जितने भी हमारी अपकमिंग क्लासेस होंगी उन सारी के सारी क्लासेस की जानकारी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप से हमारे टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। फिर देखिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे वर्क करता है। हमारे पास 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है एंड 24 मंथ्स का है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लास्ट के 2 सब्सक्रिप्शन पे वर्क करो। क्यों करो? क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उस एग्जाम को क्रैक करने में आपको 1 से 2 साल का टाइम लग जाता है। क्योंकि आप एसएससी एग्जाम को ले लो तो एसएससी एग्जाम में क्या होता है, सबसे पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर डिस्क्रिप्टिव होता है, और ये सारे के सारे पैटर्न होते होते हमें 1 से 1.5 साल तक का टाइम लग जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स 1 साल और 2 साल के प्रोग्राम के साथ जाओ। और अब जब भी कोई भी कोर्स परचेज करना तो आप मेरा रेफरल कोड ए के यूएस को के थ्रू परचेज करना, जिससे आपको एडिशनल ये जो फी है इसमें 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा जो सेशन करंट अफेयर्स का है, तो अब हम डिस्कस करते हैं आपके सामने अपना सबसे पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? 15 मई। अब देखो, आप करते क्या हो ना, कोई भी अगर टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो आप क्या करते हो कि आपने क्वेश्चंस देखा, उसके आंसर देखे, और आपने क्वेश्चन आंसर देखा और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। ये बहुत ही गलत तरीका है पढ़ने का। आपको करना क्या है कि आप एक क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हो तो उस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उस क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इन सारे चीजों को भी साथ साथ पढ़ते हुए चलो। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन से हो सकता है 2-3 क्वेश्चन और भी बन जाए ना। तो इसलिए एक बार पढ़ो, एक टॉपिक को एक बार पढ़ो आप, और उसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए आपसे अगर बोला कि व्हेन इज इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेटेड, तो आपका आंसर, राइट आंसर तो 15 में है, नो डाउट। लेकिन अब ये इंटरनेशनल फैमिली डे के बारे में भी आपको कुछ जानना होगा। अब क्या जानना है, तो इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो कब से हुई है, तो 1993 से इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है। और ये कैसे मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रस्ताव किसने किया था, तो यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने किया था। अब इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी हम जानते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, पढ़ने की कोशिश करें तो 15 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया गया। ये हम लोगों ने पढ़ा अभी। एंड इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, थीम क्या है, तो फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग
+25। अब देखो ये जो कोपेनहेगन है ना, ये क्या है, तो ये कैपिटल है, और ये किसका कैपिटल है, तो ये कैपिटल है, याद रखना आप, डेनमार्क का। किसका कैपिटल है, तो डेनमार्क का कैपिटल क्या होता है, कोपेनहेगन। एंड ये जो बीजिंग है, बीजिंग किसका कैपिटल है भाई, तो ये चाइना का, चीन का कैपिटल है। तो देखो अब तक हम लोगों ने 3 बातें सीखी। पहली बात क्या, कि अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा क्या, 15 में। फिर दूसरी बात आई कि जो डेनमार्क है उसका कैपिटल क्या होगा, तो कोपेनहेगन। एंड चाइना का कैपिटल क्या है, बीजिंग। एंड इस अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस को कब से मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1993। ठीक है, तो देख रहे हो ना, एक क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने 4 नए नए क्वेश्चंस बना दिए। क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं जो आपको आते हैं, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पहली बार करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं कि क्या होता है करंट अफेयर्स, उनके लिए ये बातें हैं। ठीक है, तो देखिए इनका मेन उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये है कि बच्चों और युवाओं के लिए बचपन की शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने में परिवार की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक, फिर देखिए वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ मीन्स यूएन के एक प्रस्ताव के द्वारा प्रति वर्ष 15 मई को इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें तो 14 मई 2020 को किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की गई, मीन्स विच स्टेट लॉन्च द ऑनलाइन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम ऑन 14 मई 2020। तो देखो ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम क्या है, पहले ये समझो। देखो जैसे कि अभी पूरे वर्ल्ड में एक महामारी फैली हुई है, कोविड-19 कोरोना। तो इससे क्या है, इस महामारी से हमारे इंडिया क्या है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन है, हम अपने घरों में कैद हैं। हमारा सारे का सारा जो भी वर्क है, जितने भी काम है, हम सारे के सारे काम हमारा रुका हुआ है। तो इस क्वेश्चन ने ये कहा कि ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे उत्पाद हैं, जो छोटे छोटे रोजगार है, उनको किस तरीके से ऑनलाइन किया जाए। इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए किस स्टेट ने अपना पहला कदम आगे रखा, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश होगा, यूपी होगा। ठीक, अब देखो जहां कहीं भी स्टेट की बात आती है, तो स्टेट की बात आते ही आपको 2 बातें समझना होगा। एक तो उस स्टेट के सीएम और दूसरे उस स्टेट के गवर्नर। तो अगर इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर की बात किया जाए, सीएम की बात किया जाए, तो आपको पता होगा इस स्टेट के सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ हैं। कौन है, तो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक, एंड इस यूपी के गवर्नर अभी कौन है, राज्यपाल कौन है, तो इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है, आनंदीबेन पटेल। अब आप इनको पहले से भी जानते होंगे क्योंकि ये हमारे कहाँ के सीएम रह चुके हैं, तो गुजरात के। ये कहाँ के सीएम हमारे पहले कहाँ के सीएम थे, तो गुजरात के। तो ठीक है ना, तो आपको यह याद रखना है कि 14 मई 2020 को किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। चलो अब इस ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम में किस किस को लाभ मिलेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा कि 14 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 56,754 उद्यमियों को 2002 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण ऑनलाइन वितरण किया। मतलब इस ऑनलाइन स्वरोजगार संगम को चलाने के लिए योगी जी ने कितने कितने रुपए की ऋण दिया, लोन दिया, तो 2002 करोड़ 49 लाख रुपए का ऑनलाइन वितरण किया है। ठीक है, फिर देखिए मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दृष्टिगत, देखो मैंने कहा ना कि ये जो कार्यक्रम क्यों चालू किया गया, क्योंकि हमारे देश में जो लॉकडाउन की स्थिति है, इससे उबरने के लिए मीन्स इस लॉकडाउन में भी हम अपने रोजगार को थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाए टाइम टू टाइम। लॉकडाउन के दृष्टिगत विभागीय योजनाओं यथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को भी लाभार्थियों की सुविधा हेतु ऑनलाइन किया गया। मतलब ये है कि इसके अनुसार इस योजना के अंतर्गत कितनी सारी चीजें आ रही हैं, तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आ रहा है,
एक जनपद एक उत्पाद योजना आ रहा तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को भी लाभार्थियों की सुविधा आ रही है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो क्या कहा है कि मुख्यमंत्री ने एमएसएमई मतलब एमएसएमई, याद रखना आप, एमएसएमई साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप की भी शुभारंभ किया। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि किस स्टेट ने हाल ही में एमएसएमई सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुभारंभ की या स्टार्ट किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी आंसर आप कहोगे उत्तर प्रदेश ने। क्लियर है आपको? तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई। यहाँ से आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि ऑनलाइन स्वरोजगार संगम योजना की शुभारंभ कहां से हुई, तो यूपी से। एंड दूसरी बात कि बताओ एमएसएमई साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप की शुरुआत कहां से हुई, तो भी यूपी से हुई। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच, ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व आर्थिक मंच क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? मीन्स विच पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन 13 मई 2020। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन एक और बन सकता है कि बताओ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो आप क्या कहोगे, कौन रिलीज करता है, तो आंसर क्या होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, मीन्स विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी करता कौन है, तो आंसर क्या होगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है। ठीक है, तो इंडिया का इसमें कौन सा स्थान रहा इस बार, तो इसका राइट आंसर होगा 74th। अब देखना जब इंडिया का 74th स्थान है, 74th स्थान है, तो भाई फर्स्ट सेकंड पे भी कोई रहा होगा। तो याद रखिएगा फर्स्ट पे जो रहा है वो कौन रहा है, तो स्वीडन। फर्स्ट पे कौन है, तो स्वीडन, स्पेलिंग देख लीजिएगा स्वीडन। सेकंड पे कौन है, तो स्विट्जरलैंड, कौन है, तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो अभी इंडिया का 74th स्थान है एंड लास्ट ईयर इंडिया का इसमें कौन सा स्थान था, तो 76th स्थान था। अब देखिए अभी जो चाइना क्यों आजकल चर्चे में है, क्योंकि कोविड-19 की जो शुरुआत हुई थी वो चाइना से ही हुई थी। तो ये भी आप याद रख सकते हो यहाँ पे कि चाइना इस ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में कितने नंबर पे है अभी के टाइम में, तो ये इंडिया से बहुत पीछे 78 नंबर पे है। मीन्स यहाँ पे हम चाइना से आगे हैं। ठीक है ना, तो देखिए तो आपको क्या समझ में आया, यहाँ से तीन बातें समझ में आई हम लोगों को कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को रिलीज करता है। कौन, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें इंडिया का कौन सा रैंक है इस बार, तो 74th। लास्ट ईयर इंडिया का कौन सा रैंक था, तो 76। एंड इसमें टॉप पे कौन है इस बार, तो स्वीडन। सेकंड पे कौन है, तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए और सारी जानकारी पढ़ते हैं इसको डिटेल में थोड़ा सा। तो देखें 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया गया। ठीक है, इसमें टोटल कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, कितने कंट्री को रखा गया, तो 115 देशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक इन देशों के ऊर्जा क्षेत्रों की तुलना करता है और ऊर्जा संक्रमण के लिए उनके तत्परता का विश्लेषण करता है। इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि फर्स्ट रैंक किसको मिला, स्वीडन को। सेकंड रैंक किसको मिला, स्विट्जरलैंड को। थर्ड किसको मिला, फिनलैंड को। फोर्थ किसको मिला, डेनमार्क को। एंड फिफ्थ किसको मिला, तो नॉर्वे को। ठीक है, नॉर्वे को। तो टॉप 5 कंट्री की अगर बात की जाएगी तो आप याद रख सकते हैं सबसे पहले कौन, स्वीडन। दूसरा कौन, स्विट्जरलैंड। तीसरा कौन, फिनलैंड। चौथा कौन, डेनमार्क। एंड पांचवा कौन, नॉर्वे। फिर देखिए इस सूचकांक में भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक, एंड गत वर्ष इस सूचकांक में भारत कितने नंबर पे था, तो 76 पे। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यही काम हमें करना है। अब आप सोचोगे कि सर एक क्वेश्चन के लिए आप इतनी सारी डिटेल क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल पे पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लो और उसके जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मैं तो समझा ही रहा हूं,
लेकिन आप अपने पास रखने के लिए इसके तुरंत स्क्रीनशॉट लो और फिर इसको बाद में जब भी आप सोने टाइम जाओ, सोते लेटते लेटते आप एक बार पढ़ लो। मुश्किल से एक दिन में कितने करंट अफेयर्स होते हैं? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एक दिन में अगर करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितने होंगे? मैक्सिमम 25 टू 30। और मुझे नहीं लगता कि 25 टू 30 क्वेश्चंस को एक दिन में प्रिपेयर करने में आपको कोई भी दिक्कत होगी ना। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ साथ चलते रहिए। 25 से 30 क्वेश्चन आप अगर डेली पढ़ते हैं तो कोई भी आप एग्जाम दे दें, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट हो, गवर्नमेंट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर के कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम एक टॉप क्लास के मतलब टॉप के क्वेश्चंस लेके आते हैं जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने के रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ हमें फॉलो करते रहें, भरोसा करें, सारी चीजें होंगी। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन क्या दिया कि मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? मींस हु अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वी विद्यावती। अब ये जो है ना हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मींस एएसआई, इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो। तो ये एएसआई के बारे में भी कुछ जानो। अब एएसआई के बारे में क्या जानना है? तो सबसे पहले ये जानना कि इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर कौन सा है। तो इसकी शुरुआत, इसका गठन कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। 1861 में हुआ था। दूसरी बात, इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बोल के बता एक बार। तो न्यू दिल्ली में है। अब इसके फादर, इसके संस्थापक कौन कहलाते हैं? तो इनका नाम है अलेक्जेंडर कानिंगम। कानिंगम, ठीक है। तो यहां से देखो, हम लोगों ने एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिर्देशक की तो बात कर ली कि कौन है, वी विद्यावती। लेकिन अब इस एएसआई से रिलेटेड हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पढ़े। पहला कि इसका गठन कब हुआ, एस्टैब्लिश्ड ईयर कौन सा? तो 1861। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली। तीसरा कि इसके संस्थापक फादर कौन है? तो आप क्या कह सकते हो? अलेक्जेंडर कैनिंगम। ठीक, चलिए अब देखिए और सारी बातें इस पे क्या लिखा कि मई 2020 में केंद्र सरकार में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी विद्यावती, कौन बोल के बता एक बार, वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया। वह वर्ष 1991 बैच की कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं। एएसआई के संस्थापक, संस्थापक जिसको मैं फादर बोल रहा हूँ, संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंगम थे। इनकी स्थापना 1861 में हुई थी। मींस एएसआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1861 में। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। तो क्या आपको सारी बातें हमारे साथ साथ समझ में आ रही है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही है? बोल के बताओ जल्दी से, यस यस, जल्दी जल्दी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रोबर्टो अजुवेदो, कौन है के प्रमुख रोबर्टो अजुवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो बताओ ये जो रिसेंटली विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हेड रोबर्टो अजुवेदो रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, फ्रॉम हिज पोस्ट, किस पोस्ट से रिजाइन दिया? तो डब्ल्यूटीओ से। किस पोस्ट से, किस ऑर्गेनाइजेशन से? डब्ल्यूटीओ से। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब देखिए, तो डब्ल्यूटीओ से किसने रिजाइन दिया है अभी अभी, किस हेड ने? तो रोबर्टो अजीवेदो ने। अब एक बात और समझना, ये जो डब्ल्यूएचओ है, सेकंड ऑप्शन, डब्ल्यूएचओ के भी चेयरमैन को आप याद रखो। आज के टाइम में क्यों याद रखो? क्योंकि ये जो कोविड-19 है, इसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हर दूसरे दिन डब्ल्यूएचओ के चेयरमैन आ जाते हैं। तो जो इशू हमारे सामने, जो मुद्दे हमारे आसपास चलते रहते हैं ना, जो चर्चे में रहते हैं, वही करंट अफेयर्स का फॉर्म ले लेते हैं कल को। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे वन लाइनर डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि हु इज द चेयरमैन ऑफ डब्ल्यूएचओ ना। तो इसका आंसर आप याद रखोगे और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि डेली डेली आप न्यूज में देखते हो कि कौन है। तो आप कहोगे
डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम, डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम। ठीक है, फिर देखो ये थर्ड ऑप्शन समझना, आईएमएफ। अब आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चेयरमैन कौन है, तो इनका आपको नाम याद रखना है क्रिस्टेलेवी लेवा, ये इंग्लिश नेम है, क्रिस्टेलेवा जियोगिविया। ठीक है, क्रिस्टेलेविया जियोगिविया। ठीक है, फिर देखिए वर्ल्ड बैंक समूह के चेयरमैन कौन है, तो इनका नाम है डेविड आर मॉलबॉस, डेविड आर मॉलबॉस। और ये कितने नंबर के हैं, तो 13 नंबर के हैं। ठीक है ना, तो देखो इनके चेयरमैन को भी आप याद रख सकते हो। खैर लास्ट के दो तो छोड़ो, आईएमएफ जो है हमारे पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को छोड़ो और वर्ल्ड बैंक को छोड़ो, लेकिन डब्ल्यूएचओ आजकल बहुत ही चर्चे में है, इसलिए इनके चेयरमैन को जरूर याद रखना। और इनके चेयरमैन का क्या नाम है, डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को याद रखना, क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि किस किस संगठन के प्रमुख रोबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से संन्यास दिया, तो क्या नाम दोगे, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी इस पद पे कोई किसी भी दूसरे को अभी फिलहाल नहीं बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं। फिर देखिए थर्ड, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो सारी बातें वही है कि मई 2020 में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रोबर्टो अजेवेडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह ब्राजील के वरिष्ठ राजनयिक हैं। उनका दूसरा 4 वर्षीय कार्यकाल सितंबर 2021 को समाप्त होने वाला था। वह वर्ष 2013 में डब्ल्यूटीओ के प्रमुख बने थे। ठीक है, मतलब इनका जो कार्यकाल खत्म होने वाला था वो कब खत्म होने वाला था, सितंबर 2021 को। ठीक है, और ये डब्ल्यूटीओ के प्रमुख कब बने, तो 2013 में। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 11th में 2020 को किस राज्य में देश में अपनी तरह की पहली एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की, मींस इन विच स्टेट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एफआईआर आपके द्वार स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 11th में 2020। पहले तो ये समझो कि एफआईआर आपके द्वार है क्या। तो देखो अब तक हमें अगर अपने एफआईआर को लिखवाना होता था तो हमें क्या करना होता था, हम अपने घर से निकल के पुलिस स्टेशन जाते थे और वहां पे जाके एप्लीकेशन के थ्रू या डायरेक्ट एफआईआर नोट कराया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस कोविड-19 के दौरान क्या किया कि अब तक हम पुलिस स्टेशन जाते थे, पुलिस वालों के पास जाते थे और एफआईआर लिखवाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो पुलिस मेंबर हमारे पास आएंगे हमारे घर में और फिर हमारे एफआईआर को लिखेंगे। तो यही बोला गया, इसी का नाम दिया गया एफआईआर आपके द्वार। तो एफआईआर आपके द्वार को लागू करने वाला या की तरफ पहल करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर तो क्या होगा, एमपी। मींस एमपी ने सबसे पहले इस योजना की शुरुआत की है। और इसके एमपी के किसने की, तो गृह मंत्री ने की है, होम मिनिस्टर ने की है। देखिए 11th में 2020 को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, गृह मंत्री कौन है वहां के, तो नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल एमपी का कैपिटल है, भोपाल में देश में अपनी तरह की पहली एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया। इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है, ये बात तो हम लोगों ने डिस्कस ही कर ली है कि एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ कहां से हो रहा है, तो लागू कौन कर रहा है, तो एमपी कर रहा है। फिर देखिए डायल 100 में एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रशिक्षित प्रधान आरक्षक होंगे। यह योजना 31 अगस्त 2020 तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित होगी। मतलब ये जो है एफआईआर आपके द्वार, ये साथ में मिलके वर्क करेंगी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ठीक है, उसके बाद 31 अगस्त 2020 तक ये एक साथ मिलके वर्क करेंगी। फिर क्या बोला, इस अवसर पर गृह मंत्री ने इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम अंतर्गत हेल्पलाइन डायल 112 का शुभारंभ किया। मतलब ये है कि अब तक तो हमारे पास हेल्पलाइन नंबर 100 था ही, इसके साथ ही साथ एक और नया हेल्पलाइन नंबर जुड़ गया हमारे पास, कौन सा, 112। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो
कि बताओ FIR आपके द्वारा योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ, तो MP से हुआ। और इसकी शुभारंभ किसने किया, तो नरोत्तम मिश्रा के द्वारा किया गया भोपाल से। एंड इन्होंने एक और हेल्पलाइन की शुरुआत करी है, वो हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, तो 112 112। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 मई 2020 को किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल की शुरुआत की, चैंपियन पोर्टल की शुरुआत की। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द चैंपियन पोर्टल ऑन 12 मई 2020, तो इसका भी आंसर क्या होगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, मतलब MSME ने। किसने की, बोल के बताओ एक बार, MSME ने। ठीक है ना, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बता चैंपियन पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की, तो आपका आंसर होना चाहिए लघु, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय मींस MSME ने। ठीक है, अब इस MSME और चैंपियन पोर्टल के बारे में थोड़ी सी एक दो लाइन जान लेते हैं। तो क्या कहा, 12 मई 2020 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल की शुरुआत की। यह प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रबंधक सूचना प्रणाली है जिसका उद्देश्य MSME छोटे छोटे उद्योगों क्षेत्र को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। ठीक है ना, इसका जो उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाता है, गुणवत्ता हासिल कराता है और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। और इस पोर्टल के माध्यम से MSME क्षेत्र से जुड़ी समस्त जानकारियां उपलब्ध कराएगी। मींस ये जो पोर्टल होगा हमारा, इससे ये जो पोर्टल होगा चैंपियन पोर्टल, इस चैंपियन पोर्टल पे MSME जितने भी लघु उत्पाद जो ये है हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की जितनी भी समस्त जानकारियां होंगी वो कहां से मिलेंगी, अब आपको तो चैंपियन पोर्टल से मिलेंगी। क्लियर है आपको। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 12 मई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना है। मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर होगा मनोज आहूजा। ये एक सीनियर IAS ऑफिसर है 1990 बैच के, उड़ीसा कैडर के। ठीक है ना, अब देखिए, अब ऑप्शन में मेरे को दिख रहा है अनीता करवाल नाम। अब अनीता करवाल के बारे में जानिए। तो अब से पहले अभी 12 मई 2020 को तो नए मेंबर आ गए, कौन, चेयरमैन के रूप में काम करने, तो मनोज आहूजा जी। लेकिन 12 मई 2020 से पहले यहाँ पे कौन वर्क करता था एज अ चेयरमैन ऑफ CBSE, तो आपका आंसर क्या होगा, अनीता करवाल। अनीता करवाल मीन्स अनीता करवाल के स्थान पे मनोज आहूजा जी अब आए हैं, कहाँ पे, तो चेयरमैन ऑफ CBSE के। ठीक है, फिर देखिए 12 मई 2020 को केंद्रीय सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी मनोज आहूजा को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। वर्तमान में वह लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, ये भी याद रखना कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ पे है, तो आप कहोगे कहाँ पे है, बोल के बता एक बार, तो मसूरी में है। बोलो बोलो, मसूरी में है। और यहाँ पे क्या होता है, तो जितने भी हमारे IAS ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको ट्रेंड किया जाता है इस अकेडमी में, इस अकादमी में। ठीक है, तो याद रखना लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ पे है, तो मसूरी में है। और यहाँ पे हमारे IAS मेंबर जितने भी IAS कैंडिडेट होते हैं उनको क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। वह वर्ष 1990 के उड़ीसा कैडर के IAS अधिकारी हैं और इस पद पर वह किसका स्थान लेंगे, तो अनीता करवाल जी का। हम लोगों ने बात करी थी ना कि इससे पहले मनोज आहूजा जी से पहले कौन थी चेयरमैन, तो अनीता करवाल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 मई 2020 को चीन ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी की जांच हेतु 2 उपग्रह सिंगयुन 201 और सिंगयुन 202 का किस रॉकेट के माध्यम से सफल प्रशिक्षण किया। अब देखो यहाँ पे दो बात याद रखना, एक तो सैटेलाइट भी याद रखना, दोनों उपग्रह के बारे में याद रखना कि पहला उपग्रह कौन सा है, सिंगयुन 201 और सिंगयुन 202 है। और इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि इन दोनों उपग्रहों, इन दोनों सैटेलाइट को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया, सफल प्रक्षेपण किया गया, तो इसका आंसर होगा QAE Zhou 1A, QAE Zhou 1A। ठीक है ना,
तो आप दो बात याद रखना यहाँ से, हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि बताओ चीन के द्वारा लॉन्च किया गया दो सैटेलाइट का नेम कौन कौन से हैं, तो आप आंसर देंगे सिंगयून 201 और सिंगयून 202। और ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों रॉकेट का सफल प्रशिक्षण, मतलब इन दोनों सैटेलाइट का सफल प्रशिक्षण किस रॉकेट से किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्यूएई जोई 1A। ठीक है, देखिए 12 मई 2020 को चीन ने अंतर्राष्ट्रीय आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी की जांच हेतु दो उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। यह दो उपग्रह सिंगयून 201 और सिंगयून 202 हैं। इन दोनों उपग्रहों को पश्चिमोत्तर चीन के जिनक्युआन उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र से, मतलब ये चीन का जगह है जहां से इनका प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया, केंद्र से क्यूएजोउ 1A रॉकेट के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। ये दोनों उपग्रह निशिस्ट में स्थापित हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से दो बात याद रखिएगा कि उस दोनों के उपग्रह का नाम क्या है, सैटेलाइट का नाम क्या है, और उस सैटेलाइट को किस रॉकेट के थ्रू प्रक्षेपण किया गया है सफल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11 मई 2020 को जेरी स्टीलर का निधन हो गया। वह थे, तो ये जो जेरी स्टीलर नाम है ना, ये जेरी स्टीलर एक मशहूर कॉमेडियन है, मशहूर कॉमेडियन थे, एक्टर थे एंड ऑथर भी थे ये। ठीक है, तो और इनको एक अवार्ड भी मिला है काफी फेमस। तो आपको याद रखना है कि जेरी स्टीलर का निधन जो हुआ है, ये कौन थे, तो कॉमेडियन भी थे, एक्टर भी थे एंड ऑथर भी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11 मई 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी कॉमेडियन, अभिनेता और लेखक जेरी स्टीलर का निधन हो गया। वह कितने ईयर के थे, तो 92। उन्हें टीवी के सीनफोल्ड में जॉर्ज कांस्टेंजा के पिता की अपनी अहम भूमिका के लिए जाना जाता था। इसके लिए उन्हें वर्ष 1997 में एमी अवार्ड, देखो मैंने कहा था ना इन्हें एक फेमस अवार्ड भी मिला था, उसका नाम क्या था, तो एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। उन्हें वर्ष 2007 में उनकी पत्नी मीरा के साथ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार जोड़ी के तौर पर शामिल किया गया था। ठीक है ना, तो बस इतना याद रखना कि जेरी स्टीलर का जो निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में ही, ये कौन थे, फेमस पर्सनालिटी थे, तो ये अमेरिका के कॉमेडियन, अभिनेता, एक्टर और ऑथर थे। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे से समझ में आए होंगे ना। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऐसे ही अच्छे एक दिन के टॉप के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेके। ये तो खैर पुराने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, लेकिन अब हम अच्छे क्वेश्चंस के साथ फिर से नेक्स्ट सेशन में आपके साथ आएंगे। इसके लिए थैंक यू सो मच। जाते जाते आप जल्दी से हमारे एसएससी एग्जाम क्विज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे उन्हें इस चैनल पे जितनी भी क्लासेस होती हैं उसका टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और आप YouTube चैनल पे जरूर हमारी सेशन पे कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा जो ये आज का सेशन रहा, आज की हमारी क्लास रही, ये आपको कैसी लगी। ठीक है ना, तो और अब आप अनअकैडमी पे जितने भी कोर्सेज, कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, उसके लिए हमारे AKUS रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। इस कोड का यूज करने से आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी टेलीग्राम चैनल के लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जिसमें आपको अपकमिंग क्लासेस की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।